क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर प्रसाद और ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, तीनों ने अपने फील्ड्स में उस ऊंचाई को हासिल किया जो किसी सपने जैसा है। तीनों अपने फील्ड के मास्टर थे, लेकिन दुनिया उनको मास्टर क्यों मानती है? उन्होंने इतनी सक्सेस, नेम एंड फेम कैसे पाया? क्यों उस फील्ड में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था? क्या वो अपने फील्ड के मास्टर ऐसे ही बन गए? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। नहीं तो सब बन जाते हैं। अपने फील्ड का मास्टर बनने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात पसीना बहाया, लगातार बिना रुके प्रैक्टिस की, तब जाकर वो मास्टर बने। आनंद को कम उम्र में शतरंज में इंटरेस्ट आ गया था। जब वो सिर्फ 6 साल के थे, अपनी माँ सुशीला को अपनी बड़ी बहन के साथ शतरंज खेलते देख रहे थे। तभी से उन्हें इस गेम से एक अफेक्शन हो गया। गेम से ऐसा अफेक्शन और उनके टैलेंट को देख उनकी माँ ने उन्हें चेन्नई में एक शतरंज क्लब में एनरोलमेंट करा दिया और आनंद ने वहाँ रात दिन सुबह शाम सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। फिर क्या था, 14 वर्ष की एज तक वे नेशनल सब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने के साथ ही आनंद की टैलेंट और शार्प होती चली गई, जिससे उन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला। आनंद ने अपने पूरे कैरियर में लगातार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों से कम्पिटिट किया। वर्ल्ड लेवल पर टॉप एथलीट्स के साथ कम्पिटिट करने के लिए आनंद को लगातार अपने खेल को बदलना पड़ा, रणनीति बनानी पड़ी। इन मैचों के लिए एक प्लेयर को अपना बेस्ट प्रिपरेशन करना होता है, साथ ही मेंटल टफनेस और एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्मेंस देना होता है। आनंद को गैरी कास्परोव, व्लादिमीर क्रैमनिक और मैग्नस कार्लसन जैसे अपोनेंट्स के साथ खेलना था, जो अपने आप में सभी चैंपियन थे। बट आनंद ने सबसे खेला और जीता भी। पंडित रविशंकर प्रसाद को अपने आर्ट्स के प्रति एक्सट्रीम डेडिकेशन था। छोटी उम्र से उन्होंने सितार पर अपने स्किल्स को निखारने के लिए प्रैक्टिस में अनगिनत घंटे बिताए। उन्होंने रिगरस और डिसिप्लिन ट्रेनिंग को अपनाया। अपनी टेक्निक, म्यूजिक और भारतीय शास्त्रीय संगीत की समझ को बेहतर बनाने के लिए लगातार खुद को आगे बढ़ाया। सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बैट्समैन और क्रिकेटर हैं। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में जितना नाम कमाया वो सबको मालूम है। सचिन ने सिर्फ 16 साल की उम्र से ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। जिस एज में बाकी बच्चे घूमते फिरते हैं, सचिन दुनिया के खतरनाक बॉलर्स के खिलाफ रन बना रहे थे। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, जहां पर कमी लगी तो उसे सुधारा, कभी अपने फोकस को लूज नहीं किया। इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को हमेशा बढ़ाया। सचिन का तो निकनेम ही मास्टर ब्लास्टर है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी के बारे में। इसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे हम किसी भी क्षेत्र के मास्टर बन सकते हैं और मास्टर बनने के लिए हमें क्या करना होगा। आज हम उस बुक के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप की शुरुआत एक ऐसे मेंटर या टीचर, कोच की तलाश से होती है जिसके पास वो नॉलेज और स्पेशलिटी है जो आप हासिल करना चाहते हो। वो आपके गाइड की तरह होता है, जो आपको ऐसे टेक्निक्स सिखाता है जो आप अकेले न सीख पाते। वह आपके हुनर को पहचान कर, आपकी कमियों को आपको बताकर, उस पर मेहनत कराकर आपकी लर्निंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। अप्रेंटिसशिप में लगातार और रिपीटेटिव प्रैक्टिस होती है जो किसी की भी एबिलिटीज को शार्प करती है। अपने मेंटर के अंदर लगातार बिना रुके रिपीटेटिव प्रैक्टिस हम वो स्किल्स और टेक्निक्स डेवलप कर लेते हैं जो कि बेहद जरूरी है अपने फील्ड में एक्सेल करने के लिए। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपका फोकस अपने बेसिक और फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। अप्रेंटिसशिप इवेंचुअली आपकी डिपेंडेंसी आपके मेंटर से हटाकर आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की तरफ ले जाती है। जैसे जैसे आप नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज गेन करते हैं, आप खुद की अपनी यूनिक स्टाइल और अप्रोच डेवलप कर लेते हैं जो कि आपको औरों से अलग करती है। अप्रेंटिसशिप का एक बेस्ट एग्जांपल है सचिन। सचिन ने काफ़ी कम एज में ही रमाकांत आचरेकर जी से कोचिंग स्टार्ट कर दी थी और आचरेकर जी ने उनके टैलेंट को पहचाना और उनको अपने कोचिंग में लिया। एक बार आचरेकर जी ने सचिन के लिए एक प्रैक्टिस मैच रखा, लेकिन सचिन उस प्रैक्टिस मैच में खेलने के बजाय अपनी सीनियर टीम को चीयर करने के लिए उनका मैच देखने चले गए। शाम को जब कोच आचरेकर ने सचिन से पूछा, आज तुमने कितने रन बनाए? सचिन ने कहा, मैंने तो आज खेला ही नहीं, मैं अपनी सीनियर टीम को चीयर कर रहा था। इस पर कोच आचरेकर सचिन से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और उन्होंने सचिन से बहुत गुस्से में बोला, तुम्हें दूसरे के लिए ताली नहीं बजानी, बल्कि कुछ ऐसा करना है कि दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाए। यह बात सचिन के अंदर घर कर गई और सचिन ने ठान लिया कि उनका ध्यान अपने खेल की तरफ ही रहेगा और किसी भी चीज की तरफ नहीं। और फिर सब जानते हैं सचिन को कोई नहीं रोक पाया। दूसरा पॉइंट, क्रिएटिव एक्टिव। क्रिएटिव एक्टिव में अपने नॉलेज एंड स्किल्स को क्रिएटिव एंड इनोवेटिव मैनर में यूज करते हैं। ये आपको सिंपली किसी भी काम को जैसा सीखा है वैसा ही करने के बजाय आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और एक्सपेरिमेंट करके न्यू पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने की पावर देता है। क्रिएटिव एक्टिव आपको पुश करता है कि अपनी बाउंड्रीज और पहले से चले आ रहे नॉर्म्स को तोड़कर कुछ नया करें।
ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस को छोड़कर न्यू आइडियाज, न्यू मेथड्स जो कि कभी किसी ने ट्राई भी नहीं किया है उसे ट्राई करने और जिस रास्ते पर कोई चला भी नहीं उस रास्ते को खोजने को बोलता है। क्रिएटिव एक्टिव बनने के लिए आप रिस्क लेने को तैयार होने चाहिए और उस रास्ते पर चलने का हिम्मत होना चाहिए जिस पर आज तक कोई चला ही नहीं। यह आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालता है और अनसर्टेनिटी और फेल्योर को अपनाना सिखाता है, जो कि नेसेसरी पार्ट है क्रिएटिव प्रोसेस का। क्रिएटिव एक्टिव अक्सर फ्यूजन को इन्वॉल्व करता है। हम दूसरे से इंस्पायर होकर और अपने टैलेंट एंड इनोवेटिव आइडियाज को दूसरे के क्रिएटिव आइडियाज के साथ फ्यूज करके कुछ ऐसा यूनिक कर सकते हैं जो दुनिया में न किसी ने सुना हो न देखा हो। और इसका सबसे अच्छा और यूनिक एग्जाम्पल है पंडित रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी ने सितार फ्यूजन को दुनिया को दिखाया, जो कि क्लासिकल म्यूजिक का वेस्टर्न म्यूजिक के साथ कोलैबोरेशन था। उन्होंने द बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन, जॉन कोलट्रेन और यहूदी मेनुहिन जैसे फेमस म्यूजिशियन के साथ भारतीय संगीत को वर्ल्ड स्टेज दिया। जो सितार सिर्फ इंडिया तक सीमित था, उन्होंने उस सितार को संगीत की दुनिया को सुनाया। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने न किया था और न ही सोचा था। रविशंकर प्रसाद ने रिस्क लिए, उनको बहुत विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सितार का वो रूप दुनिया को दिखाया जो किसी ने कभी नहीं देखा था। थर्ड पॉइंट, रेजिलियंस। मास्टरी को अचीव करने का रास्ता आसान नहीं है, इसमें बहुत सेटबैक और बहुत सारे फेलियर हैं। इसलिए रेजिलियंस बहुत ही क्रूशियल है किसी भी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए और फेलियर से बाउंस बैक करने के लिए। रेजिलियंस वो माइंडसेट है जो कि आपको डिटर्मिनेशन, प्रिजर्वेंस एंड नेवर गिव अप सिखाता है। ये हमको एम्पावर करता है टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स, चेंज को अडॉप्ट करने के लिए और सक्सेस के नए रास्ते ढूंढने को। जब हम चारों तरफ से ऑब्स्टिकल से घिर जाते हैं तो रेजिलियंस उस होप ऑफ लाइट की तरह है जो हमें करेज और बिलीव देता है कि इन डार्केस्ट टाइम्स में हम फिर से खड़े हो सकते हैं। रेजिलियंस उस फ्यूल की तरह है जो हमें साहस देता है टू पुश बियॉन्ड देयर लिमिट्स। रेजिलियंस का सबसे अच्छा उदाहरण है थॉमस एडिसन, जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारे फेलियर्स फेस किए बट ही नेवर लॉस्ट होप। एक प्रैक्टिकल लाइट बल्ब बनाने से पहले एडिसन ने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए थे और हर बार उन्हें फेल्योर का सामना करना पड़ा था, लेकिन हर फेल्योर को उन्होंने एक वैल्यूएबल लेसन की तरह लिया, न कि हार की तरह। और उन्होंने कहा भी था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। एडिसन का रेजिलियंस सिर्फ लाइट बल्ब ही तक सीमित नहीं था, उनकी और भी प्रोजेक्ट्स जैसे कि फोनोग्राफ एंड द मोशन पिक्चर कैमरे में भी एक बार में सफलता नहीं मिली, बट वो फेल्योर से डिस्करेज नहीं हुए, बल्कि वो तो उनके लिए एक सबक था। उनकी इसी बिलीफ ने उनको कभी होप नहीं छोड़ने दिया, जिससे कि उन्होंने न्यूमरस ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस किए जिसने पूरे वर्ल्ड को एक नई दिशा दी। एडिसन की स्टोरी हमें ये बताती है रेजिलियंस ये नहीं है कि हम फेल्योर को अवॉइड करें, बट कैसे हम बाउंस बैक करते हैं, वो भी नई एनर्जी और डिटर्मिनेशन के साथ। साथ ही ये यह भी बताती है रेजिलियंस एक माइंडसेट है जो कि हमें ग्रेटनेस की तरफ ले जाती है, हमें अपने फील्ड का मास्टर बनाती है। तो दोस्तों, ये तो रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी के कुछ पॉइंट्स थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।